हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी मंजू संत के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने हजारों मतदाताओं में एकजुटता से परिवर्तन के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का संकल्प किया। इसके बाद वे प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रिंकी पटेल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता से मिल रहे समर्थन को देखकर ये तय लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार परिवर्तन चाहती है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके आवास दफ्तर पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के बारे में मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से मिली अनुशंसा पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर बैठक में 46 प्रकरण पेश किए गए, जिनमें से 32 पर इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। 13 प्रकरणों को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही एक प्रकरण को फिर से विवेचना के लिए वापस भेजने का फैसला किया है। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि जिन 32 प्रकरणों पर खात्मे के लिए सहमति बनी है उन्हें अब कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत पुलिस और विधि विभाग के अफसर मौजूद थे। कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसके पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ का बजट अब की बार 11 मार्च को पेश होगा और इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। दर्शकों का प्रवेश इस बार भी वर्जित है। बजट सत्र के लिए अब तक 1200 से अधिक सवाल लग चुके हैं। सत्र के दौरान मदनवाड़ा और ताड़मेटला नक्सल हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोरोना को देखते हुए विधानसभा में ऑनलाइन सवाल मंगवाए गए थे। बीजेपी नेता कहते हैं कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए 13 बैठकों वाला सत्र रखा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है और ये सत्र के दौरान भी दिखती है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि भाजपा नेता विधायक एक तरफ सत्र छोटा होने की दुहाई देते हैं तो दूसरी तरफ चर्चा से भागते हैं। बीजेपी ने कानून व्यवस्था की स्थिति, धान खरीदी, बीजेपी नेताओं पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन में कहीं न कहीं तकलीफें होती हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो हमारी नीतियां हैं उसके कारण पिछले बजट से इस बार का बजट का जो प्लान साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। 13 दिन के बजट में बजट भी पास करना है, डिमांड पे चर्चा भी करना है, छत्तीसगढ़ के अन्य समस्याओं को लेकर मुद्दे को भी रखना है। तो मुझे लगता है जानबूझकर इसकी संख्या कम की जा रही है ताकि कम से कम चर्चा हो, और चर्चा से इसलिए भागना चाहते हैं कि चर्चा के लिए इनके पास विभाग में कुछ काम ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को लेकर के राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार जारी है। सरकार ने किसी बाहरी व्यक्ति के कुलपति बनाने का विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं, तो बाहरी लोगों की नियुक्ति क्यों की जा रही। इसके पहले जीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपने, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मंडी संशोधन विधेयक, ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने के मामले में भी टकराव की स्थिति बनी थी। कांग्रेस का कहना है कि राजभवन से राजनीति की जा रही। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि राज्यपाल के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गरिमा के खिलाफ है।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रही। उधर कुलपति नियुक्ति को लेकर गठित कमेटी ने नामों की अनुशंसा कर लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है। अब राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो किस एक नाम पर अपनी मोहर लगाती हैं। मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है और आरोप लगाना उनकी नियति बन गई है, राजनीति से प्रेरित, कि अपने चहेते लोगों को कैसे प्राथमिकता दी जाए, यही उनकी प्राथमिकता है। तो कुलपति नियुक्ति का जो मामला, लगातार इस मामले के ऊपर दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि राजभवन की तरफ से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा राजभवन का लगातार अपमान किया जाता है और जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़ा जाता है। हालांकि इन सब के बीच में सबको इंतजार है कि कुलपति को लेकर जो कमेटी बनी है उसकी अनुशंसा में से किस एक नाम के ऊपर सहमति बनती है, किस एक नाम के ऊपर राज्यपाल मोहर लगाती हैं। इधर कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर में पीएम आवास योजना का फायदा दिलाने के लिए गरीबों से अवैध वसूली के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। आज डी पुरंदेश्वरी बीजेपी कार्यालय में संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुंची। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी पुरंदेश्वरी का 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान संगठन और बूथ की स्थिति, बूथ समितियों को बनाना, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा का लंबा दौर चला। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के संगठन के बारे में तो हमारे कार्यकर्ता बताते ही हैं, पर लोगों से भी जब बात होती है तो महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ लोग थोड़ा तंग आ चुके हैं यहाँ के प्रशासन से। बस्तर संभाग इन दिनों सियासी केंद्र बिंदु है। बीजेपी मिशन बस्तर पर मंथन कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मंथन पर बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का दावा करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी बस्तर संभाग में 3 दिवसीय दौरे पर रही। जगदलपुर पहुंचने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू किया, केंद्र सरकार की योजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया और इस बात का जवाब प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। दलपत सागर, गंगा मुंडा समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। जबकि कांग्रेस की सरकार आती बस्तर का माहौल बदला। डी पुरंदेश्वरी इस विकास को झुटला नहीं पाएंगी, इसीलिए उनके दौरे से, उनके बयानों से, उनकी लामबंदी से बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका दौरा बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस्तर में इनके सरकार 15 साल में बस्तर का आदिवासी देखा है। बस्तर में जब इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदिवासी का शोषण हुआ है, आदिवासी का काम नहीं हुआ है। सरगुजा के अलग अलग रेत घाटों समेत सीतापुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव ने सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें अनुमति दी गई है वो ही रेत का उत्खनन कर रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर सीएम के सख्त निर्देश के बाद लगातार एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। अवैध उत्खनन है कि जेसीबी लगाकर, पोखले लगा के अवैध खनन नहीं करना है। रकबा से ज़्यादा अवैध उत्खनन जब खोद रहे हैं आप, वो अवैध है। आप पीट पास जारी कर रहे हैं, ट्रॉली 3 घन मीटर की है, आप 5 घन मीटर का पीट पास जारी कर रहे हैं। अवैध रेत खनन नहीं होगा, लेकिन अगर रेत निकलेगा ही नहीं तो बिल्डिंग कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, निर्माण काम कैसे होगा। अवैध जितना रेत खदान है या अवैध परिवहन है वो रुकेगा, जो वैध है वो थोड़ा रुकेगा।
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पर लगाई गई रोक 10 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई। बिलासपुर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है। हाईकोर्ट के नोटिस पर प्रदेश सरकार ने आज अपना जवाब पेश किया। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब के विरुद्ध रिजॉइंडर पेश करने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 10 मार्च तक का वक्त मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च ही तय की। साथ ही पदोन्नति प्रकरण से जुड़े मामलों पर 10 मार्च तक स्टे लगा दिया है। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर पिछली सुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। शरीयत इस्लामी कोर्ट से दिए गए 3 तलाक के फैसले को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने रायपुर की इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले और प्रक्रिया पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। 3 तलाक को अवैधानिक मानते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया गया। पीड़ित महिला की शादी 18 जुलाई 2020 को डंगनिया के एक मुस्लिम युवक से हुई थी। दोनों का एक दूसरा निकाह था। शादी के चंद महीनों के बाद उनमें अनबन शुरू हुई। महिला के घर अचानक रायपुर के किसी इस्लामिक कोर्ट का आदेश आया, जिसमें उसके पति की तरफ से तलाक देने का आदेश था। हैरान महिला ने उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। पीड़ित महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को चुनौती दी। इलाज के लिए गांव के लोग शहर पहुंचते हैं। बड़े सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और कम खर्च में ऑपरेशन की तमाम सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन निजी अस्पताल के दलाल अस्पतालों में टहलते रहते हैं। अस्पताल परिसर में बाकायदा एम्बुलेंस लेकर आने वाले ये दलाल ऐसे मरीजों को निजी अस्पताल में जाने का प्रेशर बनाते, शिफ्ट कराते हैं और यहां से उनकी मोटी रकम की वसूली हो पाए, इसका पूरा प्रबंध करते हैं। यह है अंबिकापुर का राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल अस्पताल, जहां गरीब मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है। जांच हो या फिर ऑपरेशन, मरीजों को बेहद कम खर्च में यहां हर तरह का इलाज मिलता है। लेकिन यहां आने वाले मरीजों को शहर के दूसरे बड़े निजी और महंगे अस्पतालों में शिफ्ट कराने के लिए दलाल घूमते रहते हैं। इनका बाकायदा रैकेट चल रहा है, जो कैंपस में घुसकर ये सारा गोरख धंधा कर रहे हैं। शिकायतें आई थी कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ खड़े करते हैं और वार्डों से कई मरीजों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। कुछ ऐसी शिकायतें हमको प्राप्त हुई थी। मामला संज्ञान में आते ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अब मेडिकल कॉलेज में निजी एम्बुलेंस की एंट्री पर उसका डिटेल दर्ज किया जाएगा। साथ ही किसी भी मरीज को HOD या फिर ड्यूटी डॉक्टर की सहमति के बाद ही रेफर किया जाएगा। इसके कारण का उल्लेख करते हुए इसका डिटेल भी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा जाएगा। साथ ही CCTV के जरिए प्रबंधन मेडिकल कॉलेज में घूमने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अस्पताल प्रबंधन ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसको अभी हर जगह उसका कोई भी बाहर का यदि एम्बुलेंस आएगा उसका एंट्री होगा। उसके एंट्री करने के बाद यदि एम्बुलेंस को रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो उसको सब रिकॉर्ड करने के लिए हमने गेट में अभी वो प्रावधान रखे हैं कि वो प्रॉपर उन्होंने वार्ड में इन्फॉर्म किया है कि नहीं, और उसके बाद ही यदि कोई ले जाना चाहता है परिजन तभी ले जा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा के साथ ज्यादा प्रशिक्षित डॉक्टर भी होते हैं। ऐसे में प्रबंधन की जानकारी के बिना मरीजों को मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पतालों में शिफ्ट करना मरीजों के साथ ज्यादती तो है ही, व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के बटईकीला महेशपुर धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक के साथ मिलकर किसानों के नाम से फर्जी धान खरीदी करने का मामला सामने आया। इसे रात में खरीदी केंद्र में खपाया जा रहा था। ग्रामीणों ने बिचौलियों को रात में 3 पिकअप के साथ खरीदी केंद्र में देखा। मामले की शिकायत SDM से की गई, जिसके बाद बटईकीला खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने घटना पर चिंता जाहिर की और SDM को इसमें कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस प्रकरण को मैं दिखवाता हूँ और
गंभीर बात बता रहे हैं। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो ज़रूर इसमें जो न्याय संगत कार्रवाई होगी। पे धान खपाया जा रहा है, धान खरीदी समाप्त होने के बाद उसमें समिति प्रबंधक, ऑपरेटर और नोडल अधिकारी जो समिति के थे, तीनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उसमें जांच चल रही है। अगर इस पे गलत पाए जाने पर समिति प्रबंधक और ऑपरेटर जो होंगे उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलाईगढ़ के वारासिवनी नगर में बिजली का तार गिरने से पिता और बेटी की मौत हो गई। स्पार्किंग के बाद बिजली का तार नीचे गिर गया और घर के आंगन में बैठे पिता और बेटी इसकी करंट की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई। वार्डवासी ने बताया कि सुबह से स्पार्किंग की जानकारी विद्युत डिपार्टमेंट को दी गई, लेकिन विभाग की तरफ से कोई पहुंचा ही नहीं। इस हादसे के बाद तहसीलदार, थाना प्रभारी मौके पर गए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, परिजनों को शव सौंप दिया। ये ऊपर से तार टूटा है। अच्छा। धड़ाक से हुआ 2-3 बार और उसके बाद गिरा बच्ची के ऊपर। ये कहाँ बैठे थे दोनों? ये जा रहा था अंदर, बच्ची यहाँ खेल रही थी। घटना स्थल पर 2 लोग सामने बैठे थे घर के सामने। यहाँ पर घटना स्थल पे क्या हुआ, खंबे की आज सुबह से 2 बार स्पार्किंग हो चुकी है। उसके बाद भी लाइनमैन को बताने के बाद में भी वो स्पार्किंग बंद नहीं कर पाए। उसके बाद में क्या है, ये 2 लोग सामने बैठे थे, वायर टूटने की वजह से दो लोगों की मृत्यु हो गई। इसके मकान के ऊपर से जो बिजली का तार निकला हुआ है, बिजली लाइट का तार, जो स्पार्किंग के कारण संभवतः वो टूट के नीचे गिरा। जो राजू, जिसकी उम्र 45 करीब है, और उसकी बच्ची 5 साल की पलक नाम है, दोनों की मौके पर हत्या हुई है। अस्पताल में पंचनामा कार्रवाई हो रही है। रायगढ़ में पिछले सप्ताह तहसील ऑफिस में राजस्व कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट और वकीलों की गिरफ्तारी के मामले में अधिवक्ता संघ का विरोध लगातार जारी है। अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया और इसे आगे भी जारी रखने की बात की। न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन जारी रखा है। खास बात यह, अधिवक्ताओं ने आंदोलन को बीजेपी का समर्थन भी मिल गया। बीजेपी नेता ओपी चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करते और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हर स्तर पर अधिवक्ताओं का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। अधिवक्ताओं ने सभी गिरफ्तार वकीलों पर लगी धाराएं समाप्त करने और राजस्व न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इधर जिला कलेक्टर ने विवाद के बाद तहसीलदार सुनील अग्रवाल का तबादला धर्म जयगढ़ कर दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में हाथियों का उत्पात एक बार फिर दिखा है। पसान रेंज के समीर दर्री और कटरा गांव में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वन विभाग की हिदायत के बाद भी एक व्यक्ति जंगल के रास्ते हाथियों के पास जा पहुंचा। इसके बाद हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। वन विभाग प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर ने मरवाही रेंज में हाथी प्रभावित गांव सीमर दर्री और कटरा पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश दिया। ग्रामीणों को भी हाथियों से दूर रहने के लिए समझाया। पसान रेंज में 18 हाथियों का दल मरवाही के सीमर दर्री और कटरा गांव में मौजूद है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।